ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरान और तालिबान के बीच जंग छिड़ गई है। ईरान की सेना और तालिबान के लड़ाकों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई है। ईरान से लगी अफगानिस्तान की सीमा पर दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, जिसका मतलब यह है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच ही दो और देशों में भीषण जंग की शुरुआत हो गई, क्योंकि तालिबान ने ईरान के खिलाफ युद्ध का बुगुल फूंक दिया। उन्होंने भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद के साथ अपने लड़ाकों को ईरान की सीमा पर भेज दिया है। तालिबान ने खुलकर ईरान को चेतावनी दे दी कि वो जब चाहेंगे उसकी राजधानी तेहरान पर कब्जा जमा लेंगे, और इसीलिए तालिबान ने टैंक समेत बड़ी संख्या में हथियार और अपने लड़ाकों को ईरान की सीमा की तरफ रवाना कर दिया। दोनों के बीच पिछले कुछ वक्त से हेलमंद नदी के पानी को लेकर तनाव चरम पर है। अफगानिस्तान से ईरान जाने वाली हेलमंद नदी का कुछ पानी एक संधि के तहत ईरान को देना होता है, लेकिन तालिबान ईरान को पानी नहीं दे रहे, और इसी वजह से दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि बात युद्ध तक जा पहुंची। और तालिबान की तैयारियां देखकर तो यही लग रहा है कि मानो वो ईरान पर हमला बोलने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि वो किसी भी वक्त तेहरान पर कब्जा जमा सकते हैं। इस बीच अफगानिस्तान से एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक इलाके से गुजरती नजर आईं। बताया गया कि तालिबान ने ये हथियार और अपने लड़ाके ईरान से लगी सीमा पर भेजे। अफगानिस्तान ईरान के साथ 900 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा साझा करता है, और तालिबान के लड़ाकों ने इसी सीमा के एक इलाके में ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिससे भड़के ईरान ने तालिबान को हद में रहने की चेतावनी दे दी, क्योंकि तालिबान ने दावा किया कि उनके लड़ाकों ने सीमा पर बनी ईरान की एक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। और इस बात से भड़के ईरान ने भी साफ कह दिया कि तालिबान अगर सीमा के नियम भूले तो उन्हें अंजाम भुगतना होगा। ये चेतावनी ईरानी सेना के कमांडर ने अफगानिस्तान से लगी सीमा के इलाकों का दौरा करने के बाद दी, क्योंकि 2 रोज पहले ही तालिबानी लड़ाकों ने ईरान से लगी सीमा के कई इलाकों में धावा बोल दिया था, जिसके बाद ईरान ने भी अपनी सेना के जवानों की संख्या उन इलाकों में बढ़ा दी। ईरान ने दावा किया कि तालिबानी लड़ाकों ने जिन इलाकों में मोर्चा खोला वो पूरी तरह से ईरान की सेना के कंट्रोल में है। इसके साथ ही ईरान ने अफगानिस्तान से लगी सीमा की सुरक्षा के लिए ड्रोन की भी तैनाती कर दी, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर ईरानी सेना और तालिबानी लड़ाकों की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। ईरान के मीडिया के मुताबिक दोनों के बीच ये गोलीबारी अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत में सीमा के करीब हुई, जिसमें तालिबानी लड़ाकों ने ईरानी सेना के ऊपर जमकर गोलियां बरसाई। खबर के मुताबिक तालिबानी लड़ाकों की गोलीबारी में ईरान के 2 सैनिकों की मौत हो गई, जिसके जवाब में ईरान ने भी भारी गोलीबारी की, जिसमें एक तालिबानी लड़ाका मारा गया। इसके साथ ही गोलीबारी में कई लोग घायल भी हो गए। खबर के मुताबिक पहले तालिबानी लड़ाकों ने ईरान की सीमा में जाबोल शहर में बनी एक चौकी को निशाना बनाया, जिसके जवाब में ईरान ने अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत में मौजूद तालिबानी लड़ाकों के ठिकानों पर हमला किया। दोनों के बीच ये झड़प 2 रोज पहले हुई, जिसके बाद तालिबान और ईरान दोनों ने सीमा पर बड़ी संख्या में हथियार और जवानों की तैनाती कर दी। इस बीच आरबीआई के 2000 के नोटों पर बैन लगाने से पाकिस्तान में छिपे आतंकी दाऊद इब्राहिम को करारा झटका लगा। सूत्रों के मुताबिक दाऊद का एक गुर्गा 2000 के फर्जी नोटों का काला कारोबार करता था, जिसका धंधा आरबीआई के फैसले से चौपट हो गया, जिससे पाकिस्तान में छिपा आतंकी दाऊद इब्राहिम छटपटा गया। आरोप है कि दाऊद इब्राहिम जावेद पटेल नाम के इस गुर्गे की मदद से भारत में नकली नोट छापने वाला एक रैकेट चलाता था। दाऊद के इस सबसे भरोसेमंद गुर्गे को अंकल नाम से जाना जाता है, और दावा है कि इसी के इशारे पर दाऊद के बाकी गुर्गे भारत में नकली नोटों का कारोबार करते थे। और पाकिस्तान में बैठा अंकल नाम का ये गुर्गा उन्हें व्हाट्सएप के जरिए आदेश देता था, लेकिन जैसे ही आरबीआई ने 2000 के नोटों पर बैन लगाया, उसका सारा धंधा चौपट हो गया। दाऊद के करीबी जावेद पटेल पर 1993 के मुंबई धमाकों की साजिश रचने का भी आरोप है। उधर रूस के एक पूर्व कमांडर ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन रूस में तख्ता पलट कर सकते हैं, यानी पुतिन की कुर्सी खतरे में है। पिछले कुछ दिनों से वैगनर ग्रुप के चीफ और पुतिन के बीच मतभेद की खबरें आ रही हैं, और इन खबरों को रूस के पूर्व कमांडर इगर गिरकिन के नए दावे ने और हवा दे दी, क्योंकि उनका कहना है कि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन विद्रोह कर सकते हैं। उन्होंने येवगेनी प्रिगोजिन के बखमुत से 1 जून तक वापस आने वाले ऐलान का जिक्र किया, और दावा किया कि अगर प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के चीफ बने रहे तो बहुत जल्द विद्रोह होगा। उन्होंने दावा किया कि येवगेनी प्रिगोजिन की तरफ से तख्तापलट करने की लगभग घोषणा कर दी गई, क्योंकि उन्होंने बखमुत में रूस की सेना के एक्शन पर भी सवाल उठाया था, और इसे गिरकिन ने रूस के लिए गंभीर परिणाम बताया। साथ ही उन्होंने इसे आने वाले समय में रूस की राजनीति के लिए खतरा बताया। और तख्तापलट की खबरों के बीच पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने आरोप लगाया कि रूस के मीडिया ने उन पर बैन लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि यह सब रूस के कुछ बड़े नेताओं के कहने पर हुआ, क्योंकि वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन का मानना है कि रूस के कुछ नेता उनकी लोकप्रियता से जलने लगे हैं। यही वजह है कि उन नेताओं के इशारों पर रूस के मीडिया ने वैगनर ग्रुप की खबरें तक रूस में दिखाना बंद कर दी। कुछ दिन पहले पश्चिमी मीडिया ने इस बात का दावा किया था कि रूस की जनता अब अपनी सेना से ज्यादा वैगनर ग्रुप पर भरोसा कर रही है, और येवगेनी प्रिगोजिन को तो रूस में पहले से ही पुतिन का बेहद करीबी माना जाता है।
आरोप है कि इसी वजह से कुछ मंत्रियों ने वैगनर ग्रुप की खबरों पर रोक लगाने की साजिश रची ताकि रूस में उनकी बढ़ती लोकप्रियता पर लगाम लगाई जा सके। इधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की शहबाज सरकार के साथ सुलह वाली चाल भी बेकार साबित हुई, क्योंकि शहबाज सरकार ने उनकी बातचीत की पेशकश को ठुकरा दिया। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि इमरान की पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में है, जिसे बचाने के लिए उन्होंने शहबाज सरकार के सामने आम चुनाव कराने के लिए बातचीत की पेशकश की थी और आम चुनाव की तारीखों पर सहमति बनाने के लिए 7 सदस्यों वाली टीम भी बनाई थी, लेकिन सरकार ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि शहबाज सरकार की आर्मी एक्ट वाली कार्रवाई से इमरान खान के पसीने छूट गए कि मेरे बगैर मुल्क बेहतर चलेगा, चले मैं मुल्क की खातिर ये भी छोड़ने के लिए तैयार। लेकिन उनका ये पैंतरा भी काम नहीं आया और शहबाज सरकार ने इमरान खान से बातचीत करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि वो जल्द ही कुछ बड़ा करने वाले हैं। इमरान खान ने ये जानकारी एक दिन पहले लाहौर में मौजूद अपने घर में पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत करते हुए दी। साथ ही ये आशंका भी जताई कि उनके खिलाफ पाकिस्तान की सरकार जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकती है। और इमरान का कहना तो ये तक है कि पाकिस्तान की सरकार उनके खिलाफ साजिश रचकर उन्हें दोबारा जेल भी भेज सकती है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ सरकार कोर्ट पर दबाव बनाकर उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की प्लानिंग में लगी है। इसके अलावा इमरान खान ने यह भी दावा किया कि आने वाले वक्त में बड़ा पर्दाफाश कर सकते हैं और माना जा रहा है कि ये पर्दाफाश उनकी हत्या की साजिश से जुड़ा हो सकता है। इस दौरान इमरान खान ने ये उम्मीद भी जताई कि पीटीआई से कई नेताओं के इस्तीफे के बावजूद अगला चुनाव वही जीतेंगे और पाकिस्तान में सरकार भी बनाएंगे। लेकिन इमरान खान को इस बात का डर भी सता रहा है कि कोर्ट उन्हें चुनाव लड़ने से पहले ही अयोग्य घोषित कर सकती है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी पार्टी पीटीआई में अपने उत्तराधिकारी का ऐलान भी कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए इमरान ने ऐलान किया कि उनके बाद शाह महमूद कुरैशी पार्टी की कमान संभालेंगे और इमरान की गैर मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी ही इमरान की पार्टी पीटीआई से जुड़े फैसले लेंगे। शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के करीबी और उनकी पार्टी पीटीआई के दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं। यही वजह है कि जेल जाने के डर से घबराए इमरान खान ने अब उन्हें अपनी पार्टी की कमान देने का फैसला कर लिया, क्योंकि उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने पिछले एक हफ्ते के अंदर इमरान खान से किनारा कर लिया। दूसरी तरफ खुद इमरान खान को दोबारा गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने पार्टी की कमान शाह महमूद कुरैशी को सौंपने का ऐलान कर दिया ताकि उनकी गैर मौजूदगी में भी पार्टी का काम जारी रह सके। इधर माफिया सरगना अतीक अहमद के करीबियों पर ईडी का शिकंजा कस गया। देश में आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की जांच करने वाली एजेंसी ईडी ने रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों को नोटिस भेजा और पूछताछ के लिए बुलाया। आरोप है कि अतीक अहमद ने जेल में रहते हुए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था। जांच के दौरान उसकी कई संपत्तियों की जानकारी मिली थी जो दूसरों के नाम पर रजिस्टर्ड थी। ईडी ने पूरी लिस्ट बनाई और अतीक के काले कारोबार में मदद करने वालों को नोटिस जारी कर दिया। जांच में पता चला कि अतीक अहमद साबरमती जेल से ही अपने काले कारोबार को हैंडल कर रहा था, जो गुजरात, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली तक फैल गया था। अब ईडी के रडार पर वो रियल एस्टेट कारोबारी हैं जिनकी कंपनियों में अतीक अहमद ने इन्वेस्ट किया। उधर कनाडा में गैंगस्टर अमनप्रीत समरा की हत्या कर दी गई। अमनप्रीत समरा पर उस वक्त गोलियां चलीं जब वो एक शादी समारोह में मौजूद था। इसी बीच कुछ हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी मिली कि अमनप्रीत समरा उर्फ चकी एक शादी के कार्यक्रम में गया था। इस बीच वो डांस फ्लोर पर गया, जिसके 30 मिनट बाद उस पर जानलेवा हमला हो गया। भारतीय मूल का अमनप्रीत समरा उर्फ चकी कनाडा के टॉप 10 गैंगस्टरों में एक था। बीते साल कनाडा की पुलिस ने अमनप्रीत को उन 11 खूंखार गैंगस्टरों की लिस्ट में रखा था जिनसे लोगों को दूर रहने की सलाह दी गई थी। इधर मध्य प्रदेश के भिंड में एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग से हड़कंप मच गया। बताया गया कि मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद पायलट ने मध्य प्रदेश के भिंड और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बीच हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। जैसे ही पायलट ने जखमोली गांव के पास खेत में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई, वहां लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। राहत की बात यह रही कि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। सेना ने जानकारी दी कि खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उधर बेलारूस ने अपने यहां तैनात रूस के परमाणु हथियारों के लिए यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को जिम्मेदार बता दिया। बेलारूस ने आरोप लगाया कि अगर जंग में परमाणु हमले की नौबत आती है तो इसके लिए रूस नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप के देश जिम्मेदार होंगे, क्योंकि बेलारूस का मानना है कि इन देशों ने रूस के सामने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय के सचिव ने दावा किया कि अगर अमेरिका और यूरोप के देश इस जंग में न कूदते तो परमाणु हथियारों की तैनाती की नौबत तक नहीं आती। लेकिन उन्होंने रूस की आपत्ति के बावजूद जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन को कई घातक हथियार दिए। और बेलारूस का मानना है कि पश्चिमी देशों के दखल से जंग की आग और भड़क गई। यही वजह थी कि रूस को मजबूरन परमाणु मिसाइलें तैनात करनी पड़ी।